हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड रिमेंबर, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया, दैट इज भारत। अब रिसेंटली पहली बार ताइवान ने दो सिविल डिफेंस ड्रिल्स एक्सरसाइजेस करी अलोंग विद मिलिट्री ड्रिल्स एक्सरसाइजेस, जिसमें वो अपनी मासस को, अपनी पॉपुलेशन को तैयार करना चाहते थे। जिस तरीके से रीसेंट टाइम्स में चाइनीज आर्मी, चाइनीज गवर्नमेंट ने ये इंटेंशन दिखाया है कि अगर ताइवान हमारा हिस्सा नहीं बनता है, यानी कि वो क्लेम करते हैं कि ताइवान चाइना का हिस्सा है वन चाइना पॉलिसी के तहत, लेकिन हम उसको रीयूनिफाई करके रहेंगे, हम उसको दोबारा मिला के रहेंगे, चाहे से वो पीसफुली आए या वो फोर्सफुली ऐसा करना पड़े। और उसी के दौरान ताइवानीज गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम अपनी मासेस को प्रिपेयर करेंगे बहुत ही बड़े लेवल पे, जिससे कि अगर कोई इन्वेजन आने वाले फ्यूचर में हमें देखने को मिलता है या फिर कोई वॉर या कन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन आती है, तो हमारी फोर्सेस एज वेल एज हमारे सिविलियंस तैयार रहे। और इसीलिए पहली बार हमने देखा कि किस तरीके से सिविल डिफेंस एक्सरसाइजेस को कंबाइन किया गया है मिलिट्री ड्रिल्स के साथ, जहां पे आपको बहुत ज्यादा एयर सायरन्स देखने को मिलेंगे ताइवान की कैपिटल तेपेई में। इवन बहुत ज्यादा तादाद में लोगों ने इवैक्यूएशन एक्सरसाइजेस करी, चाहे से वो शॉप से हो या फिर स्कूल से हो या फिर कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जहां से प्रिपरेशन होनी चाहिए, वहां पे ये चीज कंडक्ट करवाई गई। इवन इसमें अगर मैं नंबर की बात करूं तो ओवर 22,000 से ज्यादा सोल्जर्स और थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस ने पार्टिसिपेट किया, जो कि ना खाली एक्सरसाइज में इवैक्यूएशन कैसे करेंगे, बट इमरजेंसी सिस्टम्स होंगे, इमरजेंसी सिचुएशन होंगी, तो उसमें वॉलंटियर्स भी कैसे अपना रोल निभा सकते हैं, उसके बारे में भी बात की गई। और गोल यही था कि ताइवान को तैयार करना, अगर चाइना जो मन बना रहा है इन्वेड करने का, और कहा जा रहा है 2027 तक हम इन्वेड कर लेंगे, उसके रिगार्डिंग अब मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ नॉलेज भी दूंगा कि ये चाइना ताइवान का इशू है क्या, और क्या मैसेज देना चाहता है इस रिहर्स जो किया जा रहा है ताइवान के द्वारा। ये मैसेज क्या देना चाहते हैं चाइना को भी और ट्रंप को भी। बट उससे पहले आपको सिचुएशन समझनी होगी कि ब्रीफली ये सिचुएशन है क्या, जिससे कि आप समझ पाए कि इस एक्सरसाइज की, चाहे से वो सिविल डिफेंस एक्सरसाइज हो, मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइज हो, जिसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा बड़ी है, जिसमें इतने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और सोल्जर्स और मासेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। नॉट ओनली कैपिटल बट ऑल अदर रीजन्स जो हैं वो भी अफेक्टेड हैं। तो उससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। 1927 से 1949 के बीच में आपको एक बहुत ही ज्यादा खूनी या फिर ब्लडी सिविल वॉर देखने को मिलेगी। अब एक तरफ आपकी कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो दूसरी तरफ थी नेशनलिस्ट पार्टी। अब इन दोनों के बीच में सिविल वॉर छिड़ी हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे उसके लीडर माओ जेडांग, और जो नेशनलिस्ट पार्टी है उसको लीड कर रहे थे चियांग किया। अब होता यह है, ये सिविल वॉर 1927 से 1949 के बीच में चलती है, जिसमें 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको माओ जेडांग लीड कर रहे थे, वो इस सिविल वॉर को जीत जाते हैं। और फिर उसके बाद में ये जो चाइना का आप मेनलैंड देख रहे हैं, इसमें वो अपनी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी पीआरसी को सेटअप करते हैं। और फिर आज आप उसी कम्युनिस्ट पार्टी के तहत जी जिनपिंग को देखते हैं चाइना के अंदर, या चाइनीज गवर्नमेंट के हेड वो बने हुए हैं। लेकिन जो डिफिटिस्ट गवर्नमेंट होती है, वो एक आइलैंड पे जाके बस जाती है, जिसे हम ताइवान कहते हैं, जिसकी कैपिटल तेपई है। अब चाइना जो है वो ये कहता है ताइवान उन्हीं का हिस्सा है, यानी कि ताइवान, जो चाइना की एक पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी, उसी के तहत ताइवान को ये अपना हिस्सा मानता है, ये आइलैंड चाइना का ही हिस्सा है। बट वहीं पे ताइवान ने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, बट वो सब कुछ इंडिपेंडेंट वाइज ही करते हैं। चाहे से वो ऑटोनॉमी हो, उनका कॉन्स्टिट्यूशन हो, इलेक्शंस करवाने हो, वो सब के सब ताइवानीज गवर्नमेंट अपने हिसाब से करती हैं। वो अपने आप को चाइना का हिस्सा नहीं मानती। और चाइना वहीं पे कहता है कि हम आपको रीयूनिफाई करके रहेंगे, या तो आप आराम से अपनी खुशी से आ जाइए, या फिर हम फोर्सफुली आपके यहां पे इन्वेट करके 2027 तक आपको हम अपने चाइना के मेनलैंड हिस्से में बना लेंगे। ये चाइना और ताइवान का हिस्सा है मेजर मेजर। तो यूनाइटेड स्टेट्स का इसमें एनरोलमेंट कहां से आता है, या यूनाइटेड स्टेट्स कैसे इन्वॉल्व होता है? अगर मैं 1950 से 1970 के बारे में बात करूं, तो यूनाइटेड स्टेट्स ताइवान के सपोर्ट में था। बट कुछ डिप्लोमेटिक रीजंस की वजह से 1979 में यूनाइटेड स्टेट्स चाइना को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लेता है एज अ मेन चाइना। अब आपने चाइना को रिकॉग्नाइज कर लिया, और सबसे बड़ी बात, चाइना जो कि वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, तो आप ये कह रहे हो कि हमने ऑफिशियली इस चाइना को रिकॉग्नाइज कर लिया है।
और जब से सिविल वॉर चली आ रही है, तो ये दोनों के दोनों, चाइना और ताइवान, अपने आप को रियल चाइना कहते हैं। तो ये 1950 से 1970s की बात हुई, जब यूएस जो है ताइवान को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन 1979 में चाइना को वो ऑफिशियली एक्नॉलेज करते हैं, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं। वहीं पे वो ताइवान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करते, बट एक चीज वहां से निकल के आती है कि ये ताइवान के साथ में भी रिश्ते रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स को पता था कि आने वाले टाइम पे इन दोनों के बीच में इश्यूज होंगे और इस रीजन में हमारा इन्फ्लुएंस होना जरूरी है। और चाइना की जो हरकतें रही हैं पिछले 30 सालों के अंदर, जिस तरीके से उनकी मिलिट्री बहुत मॉडर्नाइज़ हुई है, इकोनॉमिकली वो बहुत पावरफुल हुए हैं, तो आप देखेंगे चाहे से साउथ चाइना सी हो, चाहे से येलो सी हो, चाइना चाहे से आपका ईस्ट चाइना सी हो, यहाँ पे आपको एग्रेसिवनेस और असर्टिवनेस चाइना की देखने को मिलेगी। जिसकी वजह से आज भी यूनाइटेड स्टेट्स के पास में अलाइज़ हैं इस रीजन के अंदर, जिससे कि अगर चाइना का राइज़ होता भी है, तो वो चाइना को काउंटर कर पाएँ। बट जिस तरीके से ये एलीज़ इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए अभी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में इंडिया का रोल बहुत बड़ा हो जाता है और वही चीज़ यूनाइटेड स्टेट्स जानता है कि अगर हमें रियली में चाइना को काउंटर करना है, तो इंडिया की मदद लगेगी। यहाँ तक ये पूरी की पूरी सिचुएशन थी। आपको समझ में आ गया होगा कि चाइना, ताइवान, उसमें एक सिविल वॉर होती है। मेनलैंड चाइना जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी माओ ज़ेडुंग चलाते हैं, इसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है, ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है। चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान चाइना को अलग मानता है। ताइवान अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है। ऑफिशियली इसको अभी तक ना तो इन्होंने खुद ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया और ना ही बहुत सारी कंट्रीज़ ने इनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ किया है। बट यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, ताइवान रिलेशंस एक्ट बनाया 1979 के अंदर, राइट? ताइवान इन्वेशंस एक्ट, जिसमें ये आर्म्स सप्लाई करते हैं ताइवान को और कहते हैं कि हम ताइवान को डिफेंड करेंगे और उसकी मदद करेंगे, वो अपने आप को डिफेंड कर पाए। लेकिन साथ-साथ में एक पॉलिसी है स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूइटी की, उसको भी फॉलो करते हैं। मतलब डायरेक्टली ये नहीं कहते कि हम ताइवान को सपोर्ट करने आएँगे जिससे कि हम चाइना के साथ में लड़ाई करें, बट उसको रूल आउट भी नहीं करते। और ये सारी सिचुएशन है जो मैं आपको समझाना चाहता था। तो डेंजरस बात क्या है इस सिचुएशन में? डेंजरस बात है कि अगर चाइना ताइवान में इन्वेड करता है, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में एशिया के अंदर सबसे बड़ा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें यूएस भी इंटरवीन कर सकता है। और यूएस के साथ-साथ में जैसे वो जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, फिलीपींस हो और इंडिया भी इसका हिस्सा बन सकता है। हालाँकि इंडिया ट्राई करेगा, बट अफेक्ट तो ज़रूर होगा। और इसीलिए कहा जाता है जैसे वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ हों या फिर जो ग्लोबल सप्लाई चेन हो, वो बहुत ज़्यादा डिसरप्ट होगी, बहुत ज़्यादा ट्रेड में डिसरप्ट होगा, जिस तरीके से आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का से मोस्टली ट्रेड देखने को मिलती है और इवन ग्लोबल सप्लाई चेन में जिस तरीके से चाइना और ताइवान का बहुत बड़ा रोल है। ताइवान का, जहाँ पे आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो। और अगर यूएस अबैंडन कर देता है ताइवान को, तो दिक्कत ये हो जाएगी, जो यूनाइटेड स्टेट्स की क्रेडिबिलिटी एशिया में, वो डैमेज हो जाएगी। और जो आज अलाइज़ उन्होंने साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में, येलो सी में बना रखे हैं, उनका पूरा का पूरा भरोसा उठ जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर। जो ट्रस्ट उन्होंने बनाया यूनाइटेड स्टेट्स ने कि हम आपको सपोर्ट करने आएँगे, हम आपको आर्म्स दे रहे हैं, हम आपको वेपन्स दे रहे हैं, एक दिन हम आपके साथ खड़े होंगे, वो जो चीज़ है वो ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। और चाइना फिर अपने आप को कह सकता है कि वी आर द वन हू इज़ पावरफुल इन द इंडो पैसिफिक रीजन, जो वो चीज़ चाहता भी है। अब जब ताइवानीज़ आर्मी ने ये ड्रिल्स करी, चाहे से वो बीच पे करी हो, हेलीकॉप्टर मिशंस किया हो, इवन सिटी स्टाइल कॉम्बैट ट्रेनिंग करी हो, जिसमें उन्होंने नए-नए वेपन्स का इस्तेमाल किया जो यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रोवाइड करे हैं। फॉर एग्जांपल हिमार्स मिसाइल, अब्राहम टैंक्स, ये सारे के सारे। इवन जो ताइवानीज़ प्रेसिडेंट है लाई चिंग, उन्होंने इन ड्रिल्स को देखा, इवन वियरिंग अ मिलिट्री यूनिफॉर्म। और इन्होंने कहा कि हमारा आइडिया ये है कि हम वॉर को अवॉइड करें बाय बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर अ वॉर। इफ वी प्रिपेयर, वी आर स्ट्रांग। अब चाइना ने कहा कि ये जो ड्रिल्स हैं, ये एक ब्लफ है, ये फेक है और ये जो हमारा प्लान है ताइवान को रियूनाइट करने का, उसको नहीं रोकेंगे। वहीं पे ताइवानीज़ पॉलिटिशियंस और एक्टिविस्ट साफ-साफ ये कहते हुए नजर आए, ये ड्रिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लॉ मेकर है जिनका नाम है फैन यून, उन्होंने कहा, ताइवान को हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए जिस तरीके से चाइनीज़ थ्रेट हमें देखने को मिल रहा है। आप हमारे एयर स्पेस में अपने फाइटर जेट्स भेज रहे हो, आप अपनी नेवी फ्लीट्स भेज रहे हो हमारे समुद्र में या हमारे ओशियन में आस-पास, राइट? और आप हमें बार-बार थ्रेटन करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं पे कुछ लोगों को लगता है चाइनीज़ इन्वेजन नहीं होने वाला। वो कहते हैं कि अगर चाइना को अटैक करना होता तो अब तक वो अटैक कर चुके होते। बट जिस तरीके से 2027 की डेडलाइन दी है और चाइना कह रहा है, तो प्रोबेबिलिटी तो है। बट सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे एक चीज़ का है कि जो चीज़ आपकी ही है, आप अगर उसको अपनी टेरिटरी ही क्लेम करते हो, तो आप उसके ऊपर इन्वेजन क्यों करोगे? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है। और अगर ऐसा चाइना करता है, तो वो कहीं न कहीं प्रूव ये कर रहा है कि वन चाइना पॉलिसी जो आप मानते हो, उसमें आप बिलीव नहीं करते हो और वहीं पे उनके ऊपर क्वेश्चन खड़े हो जाएँगे, राइट?
लेकिन ये ड्रिल्स फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट को या चाइनीज़ एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ताइवान कमज़ोर है और यही मैसेज वो सेंड करना चाहते हैं। बट लिटरली इस ड्रिल से, चाहे से वो सिविल डिफेंस एक्सरसाइज हो, मिलिट्री डिफेंस एक्सरसाइज हो, डायरेक्टली क्या मैसेज भेजना चाहते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी का सपना देखते हैं, आप करना चाहते हैं, तो ऑफर 19,999 में आपके पास में अवेलेबल है। 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन है। ये ऑफर पहले 19 जुलाई तक 17,999 का था, उसके बाद में हमने 22,999 का किया। अब लिमिटेड पीरियड के लिए इसको हमने 19,999 में का किया है। काफ़ी डिमांड बाहर निकल के आ रही है एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1 अगस्त से इसकी प्राइस हाइक हो जाएगी। हमारे यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश के बैचेस आपको देखने को मिल जाएँगे। अब ये मैसेज क्या भेजना चाहती हैं, चाहे से वो चाइना हो या फिर आप ट्रम्प हो। तो ताइवान ने जो मिलिट्री और सिविल ड्रिल्स कराई है, एक तो स्ट्रॉन्ग मैसेज ये डिलीवर किया जा रहा है कि किस तरीके से, एक तो सिंबॉलिक मैसेज कि आप हमें कमजोर मत समझिएगा एंड इवन एक प्रैक्टिकल मैसेज दिया जा रहा है। कैसे? हम रेडी हैं, हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम प्रिपेयर्ड हैं इस चीज के लिए। इसी थ्रू पब्लिकली ये शो किया जा रहा है कि हम कैसे यूनाइटेड स्टेट्स के मॉडर्न वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे हम अपनी सिविलियंस को प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे हमारे सोल्जर्स रेडी हैं। तो कहने का मतलब यह है, इवन दो यू आर स्ट्रॉन्गर, वी विल फाइट बैक इफ अटैक्ड। हो सकता है कि आप हमसे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन अगर आप हम पे अटैक करोगे तो हम भी आपको करारा जवाब देंगे। और इन्वेडिंग ताइवान जो होगा वो बहुत आसान और बहुत चीप नहीं होगा। इसमें चाइना को भी ये चीज पता है। तो ये चीज ये ड्रिल्स जो हैं ये भी इशारा कर रही हैं कि चाइना आप रुक जाइए। आप जो इन्वेजन का प्लान बना रहे हैं, मिलिट्री इन्वेजन का प्लान बना रहे हैं, वो मत कीजिए। ताइवान के पास में आर्म सोल्जर्स हैं, ताइवान के पास में आर्म सिविलियंस हैं एंड इवन इंटरनेशनल बैकिंग भी है। और अगर आप फिर भी इन्वेड करोगे तो रिस्क आपके ऊपर ज्यादा होगा, कॉस्ट आपके ऊपर ज्यादा होगा, क्योंकि आपकी इकोनॉमी राइज कर रही है। आप ग्लोबल लेवल पे अपना दबदबा बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हो, चाहे से वो मिलिट्री वाइज हो, इकोनॉमिक वाइज हो। और अगर आप इस वॉर का हिस्सा बने, तो आपकी जो इकोनॉमी है, वो पूरी की पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो आपको ज़्यादा रिस्क होगी, आपके लिए ये ज़्यादा कॉस्टली होगा। और आपको बता दूँ, वियतनाम वॉर के बाद में चाइना के पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है बैटलफ़ील्ड का। इसीलिए जो रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है ना, काफ़ी सारे स्पाइस को रिक्रूट किया गया है, काफ़ी सारे लोगों को रिक्रूट किया गया है, जिससे कि ये आइडेंटिफ़ाई किया जा सके कि ग्राउंड पे जब वॉर होती है, तो आज के वॉरफेयर के टाइम पे किस तरीके से सिचुएशन बढ़ती है, अनफ़ोल्ड होती है। और ये चीज़ ये भी दर्शाती है कि हमारी पब्लिक जो है यूनाइटेड है, वो थ्रेटेन्ड नहीं है, वो डिवाइडेड नहीं है, वो सारे एक साथ खड़े हैं और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, वी विल स्टैंड टुगेदर एंड वी विल फाइट यू इफ यू विल अटैक अस। बट वहीं पे ट्रम्प को ये कहा जा रहा है कि हमें आपकी ज़रूरत है। आप हमें अबैंडन मत कर देना, आप हमें खारिज मत कर देना। ताइवान साफ-साफ ये दर्शा रहा है कि हम बहुत सीरियस हैं चाइना के थ्रेट को लेके, राइट? आप उसको हल्के में मत ले लेना और ये मैसेज स्पेशली टारगेट किया गया है ट्रम्प को। लुक, वी आर नॉट फ्री राइडर्स। हम ये नहीं चाहते हैं कि आप हमारी हेल्प करने आओगे तो हम अपनी हेल्प नहीं कर सकते, हम आपको मजबूती नहीं देंगे, नहीं। हमारे पास में आर्म्ड सोल्जर्स हैं, हमारे पास में सिविलियंस हैं, हमारे पास में अच्छे आर्म्स और वेपन्स हैं, जो आपने हमें प्रोवाइड किए हैं, बस हमें आपकी बैकिंग की ज़रूरत है। और ये मैसेज साफ-साफ ये भी कहता है कि मिलिट्री प्रिपरेशन ही वॉर को रोकती है। अगर आप ये ड्रिल्स नहीं करेंगे, ये एक्सरसाइज़ेज़ नहीं करेंगे, तो चाइना आपको हल्के में लेगा एंड चाइना विल बी वेरी ईज़ी, चाइना इट विल बी वेरी ईज़ी फॉर देम टू टारगेट यू। और ये ट्रम्प का जो पास्ट रिहेटोरिक भी रहा है, बयानबाज़ी भी रही है, या जो स्टेटमेंट भी निकल के आए कि पीस आती है स्ट्रेंथ से। पीस कम्स थ्रू स्ट्रेंथ। और हम एक ऐसी ग्लोबल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का हिस्सा हैं, जो हमेशा से असर्टिवनेस, एग्रेसिवनेस और ऑथोरिटेरियनिज़्म को चैलेंज करते हुए आए हैं। तो अगर आप हमारे साथ में खड़े होते हैं, तो आप, जैसे वो यूएस हो या एलीज़ हो, वो साफ-साफ सपोर्ट कर रहे हैं फ्रीडम को, सपोर्ट कर रहे हैं डेमोक्रेसी को और चैलेंज कर रहे हैं असर्टिवनेस और एग्रेसिवनेस को, जो कि आने वाले टाइम पे फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल सेट करेगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था ब्रीफली। अगर नंबर्स में कुछ ऊपर-नीचे हुआ होगा तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट, दैट इज़ योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।